यहाँ से हम लोग ने क्लास अब स्टार्ट कर दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी तो हम लोग की ज्यादातर पढ़ी हुई है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है उन्हीं के बेसिस पे हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द हार्मोनिक, ध्यान दीजिएगा, द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है आपकी 5 प्लस रूट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 टाइम्स एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0 इज। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि इस इक्वेशंस के जो भी रूट्स हैं उन रूट्स का आपको हार्मोनिक मीन बताना है, क्या होगा। ठीक है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो क्वेश्चन ये आपके लिए काफी इजी है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 100% इसके दो रूट्स होंगे। अब दो रूट्स हम मान लेते हैं वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स आप बहुत आसान से लिखना जानते हैं, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए। तो ये जब आप लिखेंगे तो दिस इज 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, दिस इज द सम ऑफ रूट्स। और यदि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा 8 प्लस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाय 5 प्लस रूट 2, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। और बच्चों अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो इन रूट्स का हार्मोनिक मीन भी आप जानते हैं, क्योंकि हार्मोनिक मीन आपको ऑलरेडी लिखना सिखाया गया है। तो हार्मोनिक मीन, दो रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। यहाँ पे a और b की जगह अल्फा और बीटा है तो उनका हार्मोनिक मीन होगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसा कोई बच्चा जिसको हार्मोनिक मीन नहीं लिखने आता हो तो मेरे को अभी भी बता सकता है, मैं उसको सिखा दूंगा कि हार्मोनिक मीन कैसे लिखा जाता है। जैसे बच्चों अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, वैसे हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये होता है बच्चों, और उसमें कुछ भी नहीं होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लिख करके दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो वैल्यूज पुट करते ही आपका आंसर एकदम तुरंत आ जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। दिस इज 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 4 प्लस रूट 5 होल डिवाइड बाय 5 प्लस रूट 2। और बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्लियरली सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आएगा, 4 आएगा। इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 4। उसके बाद बच्चों यहाँ पर काफी सारा बच्चों को कंफ्यूजन है। कुछ क्वेश्चंस है लोकेशन ऑफ रूट्स पे, कुछ क्वेश्चंस है कॉमन रूट्स पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ थ्योरी के पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि आप में से किसी ने हमको मैसेज किया था सर कॉमन रूट्स एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो हम कॉमन रूट्स की कंडीशन आपको एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं उसका। देखिए ऐसे तो जो कंडीशन होती है कॉमन रूट्स की, उसको आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। और अगर आप प्रूफ करेंगे फिर पता पूरा प्रूविंग भी भूल जाए तो टाइम बहुत लगता है फिर। लेकिन मैं आपको एक बार प्रूविंग जरूर बता देता हूं, आपने मेरे को मैसेज किया है तो। चलिए, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो बच्चों आप ये बताइए, जैसे कॉमन रूट्स की कंडीशन क्या मतलब होता है इसका। जैसे बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशन मान लीजिए लिखी मैंने, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक। फिर हमने दूसरी इक्वेशन लिखी a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने लिखा है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, मतलब इन दो इक्वेशंस में जरूर कोई एक रूट कॉमन होगा, दोनों रूट कॉमन नहीं होंगे। याद रखिएगा, अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएगी, आइडेंटिकल बन जाएगी, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है ना। तो मैंने यहां पर ये नहीं लिखा है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है। दिस इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, अ कॉमन रूट, दैट मींस कोई एक रूट कॉमन है। तो दो इक्वेशंस में जब कोई एक रूट कॉमन होता है तो उस कॉमन रूट की कंडीशंस दो इक्वेशंस में किस तरह से लगाते हैं वो आपको समझनी पड़ेगी।
हालांकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको उसका एक तरीका बता देते हैं। अगर आपको याद हो कि अगर आप बहुत इजी वे से इसकी प्रूविंग करना चाहें तो आप क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते थे दो इक्वेशंस को, याद होगा आपको। तो आप लिखते थे, जैसे आपके पास दो इक्वेशंस होती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लिखते थे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, लिखते थे ना आप। और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते थे तो क्या लिखते थे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, फिर लिखते थे y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, फिर आप लिखते थे 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे लिखा करते थे ना। उसी तरीके से वही कंसेप्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दीजिए लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट। मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन में एक रूट है अल्फा जो दोनों में कॉमन है, लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। यहां लिखेंगे a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, जो आप क्लास 10th में किया करते थे वैसा ही आप यहां पे भी कुछ कर दीजिए। इसका मतलब यहां पे जब आप कॉर्नर वाले ब्रैकेट से कंपेयर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहां पर x था उधर और यहां पे अल्फा स्क्वायर है, वहां पे y है, यहां पे अल्फा है, ठीक है ना। तो आप कैसे लगाएंगे, आप लिखेंगे x अपॉन x की जगह यहां पे क्या है, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, फिर क्या आएगा c1 a2 माइनस c2 a1, फिर आएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आएगा। ध्यान से देखिए, तो मैंने यही कंडीशन लगा ली। अब बच्चों हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार x अपॉन b1 c2 को 1 अपॉन a1 b2 के इक्वल करते थे, फिर y अपॉन c1 a2 को 1 अपॉन a1 b2 के इक्वल करते थे। वैसे ही आप यहाँ पे भी लगा दीजिए, एक बार आप अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 को इक्वल कर दीजिए 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के, और एक बार आप अल्फा अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 को इक्वल कर दीजिए 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के। जब आप ऐसे करेंगे तो आप दोनों जगह से अल्फा की वैल्यू ऑब्टेंड कर लेंगे, ठीक है, दोनों जगह से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी b1, ध्यान दीजिएगा भाई, दोनों जगह से आप काम करिए, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहले आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने एक बार अल्फा स्क्वायर वाली इक्वेशन को 1 अपॉन a1 b2 के इक्वल किया, एक बार अल्फा अपॉन c1 a2 वाली को इसके इक्वल किया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे पास एक कंडीशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। क्या जनरेट हो जाएगी, कंडीशन। तो वो कंडीशन आप जैसे ही जनरेट करेंगे दोनों इक्वेशंस को अल्फा से एलिमिनेट करने पर, तो वो कंडीशन आपको डायरेक्टली लर्न करनी है और कुछ नहीं करना। तो कंडीशन होती है बच्चों c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू ब्रैकेट a1 b2 माइनस a2 b1। तो बच्चों ये आता है, ये फाइनल कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स की। तो बच्चों हमने किया कुछ नहीं है, हमने इसकी प्रूविंग की है। अगर आप प्रूविंग न भी याद रखें तो भी चलेगा, बस मैंने लास्ट स्टेप में अल्फा को एलिमिनेट किया, दो इक्वेशंस थी, वहां से अल्फा को एलिमिनेट करके मैंने ये वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और अगर आपको एलिमिनेट करना ना आए तो वो भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। आप एक काम कर लीजिएगा, यहां से आप निकाल लीजिए पहले अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, यहां से आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करिए, अल्फा स्क्वायर इसके इक्वल है, और नीचे वाली इक्वेशन से अल्फा क्या आएगा, नीचे वाली इक्वेशन से अल्फा आएगा c1 a2
माइनस C2A1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, यही आएगा नीचे वाली इक्वेशन से अल्फा। और ये अल्फा जो है, जो नीचे वाली इक्वेशन से अल्फा है, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए अल्फा स्क्वायर वाली में। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब आप इसको देखिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए दोनों तरफ से, आपके पास कंडीशन जनरेट हो जाएगी। कंडीशन बल्कि आपको जनरेट होती हुई साफ साफ नजर आ रही है कि C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 उधर चला जाएगा होल स्क्वायर के साथ, और नीचे से कैंसिल हो जाएगा वो। तो ये कंडीशन आपके पास पूरी तरीके से प्रूफ होकर के आ चुकी है। आई थिंक जिस बच्चे ने मैसेज किया था कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स के लिए, वो उसको समझ में आ गई होगी। लेकिन बेटा वंस अगेन, अगर आप ये कंडीशन डायरेक्ट लर्न रख पाए तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये प्रूविंग के लिए आपके पास नहीं आएगी जल्दी। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी जिसने भी पूछा था। ठीक है, ओके। तो हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कई सारे बच्चों को और भी प्रॉब्लम है लोकेशन ऑफ रूट्स पे। क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स पे। लोकेशन ऑफ रूट्स में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है काफी ज्यादा, कोई बात नहीं, मैं उसको अभी देख लेता हूँ। लोकेशन ऑफ रूट्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके बता रहा हूँ आप कैसे करो। चलिए सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन देते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब उसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो। और अगर आप ध्यान से देखें कि इसका ए पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि ए की जगह यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, तो 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आई थिंक ये केस सभी बच्चों को क्लियर होगा काफी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सभी बच्चे जानते हैं कि कभी भी डी नेगेटिव होता है तो उस केस में जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करता है, और वो हर एक्स पर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, कोई भी एक्स आ जाए। ठीक है, हर एक्स पर वो एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आई थिंक ये वाला केस सभी को क्लियर होगा।
तो क्लियर कट आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। तो उसका मतलब आप क्लियर कट क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको नेगेटिव कर देंगे। जैसे ही नेगेटिव करेंगे आपके पास क्लियर कट आंसर निकल करके आ गया होगा। बल्कि कुछ बच्चे अभी तक इसका आंसर निकाल भी चुके होंगे। तो अगर किसी का कोई आंसर आया है तो मेरे को बताएं, ए बी सी डी में से कोई भी एक आंसर आया हो तो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करेंगे तो लेट्स डी लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 4a² माइनस 4 टाइम्स 10 माइनस 3a। दिस इज b² माइनस 4ac लेस देन 0। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स a² प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। और अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो दिस इज a प्लस 5a माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है। और नंबर लाइन पे जब आप इसको अरेंज करेंगे तो a जो आएगा आपका वो आएगा -5 से 2 के बीच में। दिस द आंसर इज बी पार्ट। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप क्लास थोड़ी सी भी ढंग से अटेंड करते होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं, मतलब आपको ये टफ नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोकेशन ऑफ रूट्स पे। क्वेश्चन आपके सामने अब मैं करने जा रहा हूं लोकेशन ऑफ रूट्स पे। डिफरेंट वैरायटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, जस्ट वेट। लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन। तो आई थिंक अभी तक आप लोग को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a for which the set of values of a for which the roots of equation है बच्चों आपकी a माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 5a इक्वल टू 0। तो क्या लिखा है बच्चों, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a minus 3x square minus 2ax plus 5a equal to 0 are positive is। तो बच्चों ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसके 4 आंसर्स दिए गए हैं। लेकिन आप ये देखिए क्वेश्चन होगा किस तरह से। आपको जब ये क्लासरूम प्रोग्राम में इसका कंसेप्ट बताया गया होगा तो वहां पर आपको इस तरह से लिख करके दिया जाता है कि दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 0 से बड़े हैं या पॉजिटिव हैं। ये दोनों बातें एक ही होती हैं, 0 से बड़े या पॉजिटिव, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। और इसके लिए आपने केसेस भी देखे होंगे कि इसके लिए केस कौन कौन से बन सकते हैं, ऐसे ही तो देखा होगा ना। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या आपने रट्टाफिकेशन नहीं किया है, आप समझ के करते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े। अब बच्चों दोनों रूट्स में वो दोनों अलग अलग रूट्स भी हो सकते हैं, इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग रूट्स के लिए करें, मतलब d ग्रेटर देन 0 के लिए करें और a को पॉजिटिव मान लें, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आप कहोगे सर दोनों रूट 0 से बड़े हैं और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दो अलग अलग रूट्स हैं। तो सर ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो दोनों रूट्स आपके 0 से बड़े हैं, देख लीजिए अल्फा और बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0। और बच्चों यहां पर आप क्लियर कट कह सकते हैं कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो बच्चों a पॉजिटिव, f0 इज पॉजिटिव, d ग्रेटर देन 0। क्या ये तीनों कंडीशंस आपको समझ में आती हैं? बिल्कुल आती होंगी। नेक्स्ट, अब आप कह सकते हैं कि मान लीजिए सर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d पॉजिटिव हो a नेगेटिव हो, तब कैसा ग्राफ बनेगा? ये भी तो हो सकता है सर। यस बिल्कुल हो सकता है। दोनों रूट 0 से बड़े रखते हुए हम ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं दोनों रूट 0 से बड़े हैं कि नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए। अल्फा और बीटा
दोनों जीरो के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे केस में ए नेगेटिव है और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा भैया, जो भी नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और वहां पर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। बोलिए भाई, समझ में आता है, यहां तक समझ में आता है? तो अगर आप कहेंगे सर ये d ग्रेटर देन जीरो के लिए हो गया, इक्वल टू जीरो भी तो हो सकता है, तो इक्वल टू जीरो के लिए भी देख लेते हैं भाई। आइए, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और उसमें आपने कह दिया d इक्वल टू जीरो, मतलब दो रूट्स हैं तो, लेकिन दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और आप ये कहेंगे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए पॉजिटिव वाला केस ले लेते हैं। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिए दोनों रूट्स आपके जीरो से बड़े भी हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो बच्चों जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, रिस्पॉन्ड करिए भाई, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये देखिए दोनों रूट्स आपके जीरो से बड़े हैं। और कौन सा केस हो सकता है, और आप कह सकते हैं सर ए नेगेटिव हो, तो उस केस में बताइए d इक्वल टू जीरो वाला केस, तो ये कैसा बन सकता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जीरो से बड़े हैं और दोनों रूट्स इक्वल हो गए हैं। अब बच्चों जीरो पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगी। देख लीजिए जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, f0 इज लेस देन जीरो। बोलिए समझ में आता है? तो बच्चों चाहे आप ग्रेटर देन जीरो के लिए देखिए चाहे इक्वल टू जीरो के लिए देखिए, दोनों में एक जैसी सिमिलरिटी है। और अगर आप सारी केसेस को कंबाइन करेंगे तो आपको एक कॉमन कंडीशन चारों में मिलेगी, तो वही कॉमन कंडीशन आपको निकालनी पड़ती है। तो कॉमन कंडीशन क्या निकल के आएगी बच्चों, कोई बता सकता है? आप कहेंगे कि सर a इंटू f0 का प्रोडक्ट यहां पे भी पॉजिटिव है और यहां पे भी a इंटू f0 का प्रोडक्ट यहां पे भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि a भी नेगेटिव f0 भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो सिमिलरली बच्चों ये कंडीशन आपको नीचे भी मिलेगी, चाहे वो d ग्रेटर देन जीरो के लिए हो चाहे d इक्वल टू जीरो के लिए हो। तो बच्चों यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि हमें कंडीशंस मिली क्या है ओरिजिनली, आप कहेंगे सर 100% हम लिख सकते हैं कि ये d ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो के लिए हो, ये तो दोनों के लिए है क्या, कि a इंटू f0 का प्रोडक्ट क्या होगा, 100% पॉजिटिव होगा, चाहे वो d ग्रेटर देन जीरो हो चाहे वो d इक्वल टू जीरो के लिए हो। और एक कंडीशन और होगी, वो कोई और बच्चा बता सकता है कौन होगी? एक कंडीशन यहां पे मिस हो रही है, वो कौन सी हो सकती है, कोई बच्चा बता सकता है? किसी को मेरी आवाज आ रही है क्या? किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं कि बिल्कुल ही नहीं? ओके, तो मैं देखता हूं कौन बता सकता है। आंशी बताइए, आंशी तुम क्लास में हो? ओके, आंशी को आवाज नहीं आ रही है। ओके, शांभवी तुम बता सकती हो कंडीशन? आंशी, शांभवी, सान्या, Yes, एक sir. कंडीशन और So कौन सी minus हो b सकती upon है? 2a. So minus b upon 2a greater than 0. यस, Less than 0. नहीं नहीं, लेस देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो। Greater than, ओके yes, sir, sorry. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आपने थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन सोच समझ में आपने क्लास पे ध्यान तो दिया कम से कम, कोई बात नहीं। तो बच्चों ये कंडीशन आपको अंदर से, मतलब जिसको कहते हैं दिल से, अंदर से जनरेट होनी चाहिए। मतलब इसमें किसी तरह की कोई सेटिंग ना करिए, अपने आप आपको अंदर से आवाज आएगी। इधर देखिए, आप वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बनाइए। देखिए बच्चों ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स ये भी है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है। क्या वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए जरा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखिए, -b/2 है, -d/4 है, ये मतलब होता है इसका। तो बच्चों अगर मुझे इस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, इधर ध्यान से देखना अंशी, इस पॉइंट का नाम है ए, मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो इस पॉइंट का नाम मैंने वर्टेक्स का नाम दे दिया है ए।
और अगर ध्यान से देखो तुम ए तक पहुंचोगी कैसे, अंशी ए तक कैसे पहुंचोगी, पहले कहोगी हम ओरिजिन से चलेंगे यहां तक पहुंचेंगे, तो ये हम कितनी डिस्टेंस चले हैं, ये -b/2 है। अब हम नीचे नीचे कितना चलेंगे, -d/4 है, यही तो x कोऑर्डिनेट हुआ, फिर ये y कोऑर्डिनेट हुआ। तो पहले हम कितना चले, a तक पहुंचने के लिए x एक्सिस के अलोंग -b/2 है, फिर y एक्सिस के अलोंग -d/4 है। तो हमें क्या क्लियर कंडीशन दिखती है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 100% क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। बोलो भाई समझ में आया कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 से छोटा नहीं 0 से बड़ा होगा। आप किसी भी केस में बना करके देख लीजिए और अपने मन से बात करिए, अपने अंदर से पूछिए कि वो बड़ा है कि छोटा है। मैंने हर जगह देखिए एक ऑरेंज डॉट लगाया है। लोकेशन ऑफ रूट्स टफ नहीं होता है, आप उसको अगर टफ बनाएंगे तो वो टफ बन जाएगा, लेकिन अगर आप केसेस प्रॉपरली बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं अभी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, हालांकि 2013 का है, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन किया जा सकता है। हमें एग्जाम में कोई टॉप नहीं करना होता है, हमें कंडीशंस लिख करके पहले वो क्वेश्चन सेटल डाउन करने होते हैं जो हमें आते हैं। तो ये आते हुए क्वेश्चंस में हैं, तो सबसे पहले कोई भी करेगा तो यही क्वेश्चन पिकअप करेगा, क्योंकि वो केसेस बना करके खुद समझ करके केसेस जनरेट करके आंसर निकाल ले जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कि लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन टफ नहीं है। आप अगर टफ बनाएंगे तो वो टफ बन जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनाइए, धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि चारों में कॉमन कंडीशंस क्या हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप इन 3 कंडीशंस को सॉल्व करेंगे और ये तीनों कंडीशंस एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसलिए हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो आपको मैंने काफी देर तक समझा दिया। अब आपके पास ये काम रहता है कि आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और उनका इंटरसेक्शन लीजिए। तो अब मैं इंतजार करता हूं कि कौन सा बच्चा होगा जो इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करके आंसर प्रॉपर सही बताता है। तो मैं तीनों कंडीशंस एक बार लिख देता हूं आपके सामने। अगेन आपके पास जो इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख देता हूं, fx इज इक्वल टू, आपके पास जो इक्वेशन है वो है fx इज इक्वल टू a माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 5a। ये है आपके पास इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आपके पास दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका d ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे, तो उससे आपके पास फर्स्ट कंडीशन बनेगी। तो दिस इज 4a स्क्वायर, तो पहली कंडीशन इज d ग्रेटर इक्वल टू 0। दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 20a टाइम्स a माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 16a स्क्वायर प्लस 60a ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आप और भी सिंप्लीफाई करिए, इसमें माइनस वगैरह जो भी है कॉमन लेके एडजस्ट कर लीजिए। तो ये आ रहा है 4a टाइम्स 4a माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो a का इंटरवल आ रहा है, तो a लाई कर रहा है 0 से लेकर के 15/4। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन का आंसर। सेकंड कंडीशन, तो हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर ली। सेकंड कंडीशन, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हम -b/2a ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स -b/2a, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ग्रेटर देन 0 करेंगे। इसका मतलब यहां से कंडीशन आ गई। इसको नंबर लाइन पे आप अरेंज कर लीजिए, नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे तो आएगा 0 और 3, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आया, ये आया है a बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0 या लेस देन 0 लिख दीजिए, या माइनस इन्फिनिटी से 0 लिख दीजिए, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो बच्चों ये भी आंसर निकल आया। अब हम थर्ड कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी, ध्यान से देखते हैं, मैं खुद भूल गया हूं। थर्ड कंडीशन, हाँ ये लिखिए, a टाइम्स f0 ग्रेटर देन 0।
तो बच्चों a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ध्यान दीजिएगा, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। और बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस 3, क्या है, a माइनस 3। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखेंगे a माइनस 3 इंटू f0 ग्रेटर देन 0, ये लिखेंगे। तो इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी वगैरह में, तो ये आएगा a माइनस 3 टाइम्स 5a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दैट मीन्स a टाइम्स a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और इसको अब अभी और आप सॉल्व करेंगे तो आएगा a बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, तो ये आ गया। और बच्चों जब आप तीनों केसेस का इंटरसेक्शन लेंगे, अब आप क्या करेंगे, तीनों केसेस का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर किसी बच्चे को इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बताएगा, मैं लेकर के दिखाऊंगा। अगर आप तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा आंसर, वो होगा a बिलोंग टू 3 से लेकर के 15/4। कितना इजी क्वेश्चन था। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया है। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको न क्लियर हो वो तुरंत मेरे को अभी बता सकता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको पूरी तरीके से विजिबल होगा। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने केसेस के बारे में सोचेंगे कि कौन सा केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो क्या लिखा है कि बोथ रूट्स आर रियल। रियल का मतलब वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। इसका मतलब आप d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 इन दोनों केसेस को एक बार कंसिडर करेंगे और अपने ग्राफ की प्रॉपर अप्रोच बनाएंगे कि क्या अप्रोच बन सकती है। तो सबसे पहली अप्रोच हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक सामान्य सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मन में लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके बारे में सोचते हैं कि उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही दिया हुआ है। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। इसका मतलब आपको a लेस देन 0 केस कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले ही से ही 1 है, मतलब पॉजिटिव है। तो मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और दोनों रूट्स क्या हैं, दोनों रूट्स 3 से छोटे हैं। दोनों रूट्स क्या हैं आपके, 3 से छोटे हैं। बोथ रूट्स आर रियल एंड लेस देन 3। तो अब आप 3 से 2 छोटे रूट्स, मतलब आप अपना ग्राफ बनाइए और 3 को इधर प्लेस कर दीजिए। इधर ध्यान दीजिए, 3 को आप आगे रखिएगा, तभी तो दोनों रूट्स आपके 3 से छोटे होंगे। बोलिए भाई, समझ में आया। तो बच्चों यहां पर a पॉजिटिव है और 3 पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, इधर देखिए, 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी f3 भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, d ग्रेटर देन 0 वाला। और ऐसा ही केस सेम किस में होगा, d इक्वल टू 0 वाले में, है ना। तो मतलब ये d इक्वल टू 0 वाले में भी सेम यही केस होगा, बस ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा होगा और 3 पर वहां पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर बच्चों हम लोग दूसरा केस कंसिडर करें, क्या कंसिडर करेंगे, दूसरा केस कोई है, पता है आपको क्या कंसिडर करेंगे आप भाई। अब आप क्या कंसिडर करना चाहते हैं, a लेस देन 0 कंसिडर करना चाहते हैं। नहीं भैया, a लेस देन 0 क्यों कंसिडर करेंगे, मैंने बोला तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो हम क्यों कंसिडर करेंगे। तो यानी आपके पास तो सिर्फ यही 2 केसेस होते हैं, एक d ग्रेटर देन 0 वाला और एक d इक्वल टू 0 वाला। d इक्वल टू 0 आपका मन ना भरे तो आप अलग से बना लीजिए, ये देखिए मैंने बना दिया, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है, आप देख लीजिए 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है d इक्वल टू 0 के लिए, a पॉजिटिव है। तो अब आप क्या अलग से कोई ग्राफ थोड़ा ना बनाएंगे, बस यही केस आपके पास हो गए। अब आपको कंडीशन लिखनी है, तो कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये केस दोनों के लिए है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, इसका मतलब d ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये भी है, और ये कहेंगे कि a ग्रेटर देन 0, f3 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कंबाइन आप कैसे करते हैं, कैसे करेंगे आप, कि f3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, f3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना।
क्योंकि a इंटू F3 ग्रेटर देन 0 लिखें या F3 इन ग्रेटर देन 0 लिखें, यहां पे नेसेसरी कंडीशन सिर्फ यही निकल के आ रही है कॉमन में कि F3 तो ग्रेटर देन 0 हाई है, ठीक है ना, और a तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप 1 मल्टीप्लाई करें F3 में या 1 मल्टीप्लाई F3 में ना भी करें तो काम कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो दिस इज F3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये साफ साफ दोनों केसेस को समझ में आ रहा है देख करके कि F3 इज ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 तो पहले से ही गिवन है, तो हम उसके लिए सोचेंगे थोड़ी नहीं। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? और बच्चों एक बात और भी क्लियर है इसमें कि वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 क्या होगा बेटा? So less than. हाँ, 3 से छोटा होगा, बिल्कुल। दिस इज वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 100% वो 3 से छोटा होगा। तो बच्चों ये 3 कंडीशंस हो गई, इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करिए और इंटरसेक्शन लीजिए और अपने मन से डर को भगाइए कि लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन टफ होते हैं, ये मेरे से नहीं होते, ये हो सकते हैं आपसे। आपको ग्राफ बनाना है और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको धीरे धीरे बोल करके आपको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपसे भी क्वेश्चन होंगे। बस आप ग्राफ प्रॉपर बनाइए, लोकेशन सही बनाइए, आपसे भी क्वेश्चन सारे होंगे। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको आंसर टैली कराते हैं। ओके, आंसर मैं आपको टैली करा रहा हूं, जस्ट वेट। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन थी उसको मैंने फिर से रीराइट कर लेता हूं। इक्वेशन है आपकी, मतलब फंक्शन है आपका x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस a माइनस 3, ये है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप करिए d ग्रेटर और इक्वल टू 0, करिए मेरे साथ करिए। तो ये आएगा 4a² माइनस 4 टाइम्स a² प्लस a माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर ये नेक्स्ट स्टेप आएगा -4 टाइम्स a माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर आएगा माइनस मल्टीप्लाई कर दो a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज a लेस देन इक्वल टू 3, या a बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 3 क्लोज ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट लेस देन 3 है, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2 है। तो उसको जब आप लिखेंगे तो सिर्फ वो मतलब जो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन में जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ रहा है, मतलब ये आ रहा है a लेस देन 3 आ जाएगा, यानी a बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 3, मतलब -b/2a निकालेंगे तो वो सिर्फ a आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट f3 इज ग्रेटर देन 0, या a इंटू F3 भी लिख सकते हैं, लेकिन a जो है वो 1 है यहाँ पर, तो 1 इंटू F3 लिखिए या F3 लिखिए, एक ही बात है यहाँ पे। चलिए, तो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा a² माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a माइनस 2 a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। और अगर आप सारी कंडीशंस को कंबाइन करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है, कोई किसी ने निकाला? इंटरसेक्शन लेने आता है? नहीं आता है तो उनको बता देना, मैं नया सिखा दूंगा। अगर नहीं आता है तो मेरे को बता देना वो भी। तो जब हम फाइनल निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा a लेस देन 2, दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको इंटरसेक्शन लेना अभी तक नहीं आता हो तो मेरे को बता देगा, तो उसका आंसर हो गया ए पार्ट। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको मिल गया 4 मार्क्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स तो बेहद आसान सा कंसेप्ट है। की स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ x³
माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0. If alpha comma beta comma gamma are roots of x cube minus 7x square plus 4x minus 5 equal to 0, then value of, आपको वैल्यू निकालनी है 1/2 माइनस अल्फा प्लस 1/2 माइनस बीटा प्लस 1/2 माइनस गामा. फिर आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 माइनस गामा. तो ये कितने बच्चों को आता है? अगर किसी को आता है तो मेरे को जल्दी से आंसर बताएं, मैं वेट कर रहा हूं. तो ओके बच्चों, तो आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन के कंसेप्ट काफी इजी थे. आपके पास सॉल्यूशन भी मैंने आपके सामने लगा रखा है. और कंसेप्ट सिर्फ इतना होता है कि कभी भी रूट्स में अगर सिमेट्री होती है तो सिमेट्री के केस में हम क्या करते हैं, पहले वाले वैल्यू यानी 1/2 माइनस अल्फा को हम x मान लेंगे और फिर अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे. और अल्फा से इक्वेशन का रूट होता है तो उसको सेटिस्फाई करा करके वैल्यू को हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस बीटा, 1/2 माइनस गामा. और हम इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और आपके पास फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा. तो इस तरह से आपके सामने ये सॉल्यूशन पूरा लगा हुआ है. और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं. आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ओके बच्चों, क्वेश्चन है लेट a and b are roots of x square minus 10cx minus 11d equal to 0, and c and d are roots of x square minus 10ax minus 11b equal to 0. तो a और b पहली वाली इक्वेशन के रूट है और c और d दूसरी वाली इक्वेशन के रूट से. आपको वैल्यू निकालनी है वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d. ये वैल्यू है, ये निकालनी. ये 2012-13 के आसपास का आया हुआ क्वेश्चन है. ये दोबारा फिर से 10 साल में कभी भी रिपीट करते हैं क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, कंसेप्ट यही होगा, जो उस पे कंसेप्ट होगा थोड़ी बहुत चेंज करके क्वेश्चन दोबारा बनाया जा सकता है. तो ये आ सकता है एग्जाम में. तो वैसे क्वेश्चन करेंगे कैसे देख लेते हैं. देखिए, अगर मैंने भी काफी टाइम हो गया ये क्वेश्चन नहीं किया, मैंने काफी टाइम हो गया क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ये एग्जाम में हो सकता है. तो उसको करेंगे कैसे. सबसे पहले तो देखिए, अगर हम लोग नए होंगे तो सबसे पहले तो हर आदमी यही लिखेगा कि सबसे पहले इक्वेशन लिखेगा. उसके बाद ये सोचेगा कि सम ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो लिख ही सकते हैं. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी बाई ए. तो ये हो जाएगा 10c. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c अपॉन a यानी कि माइनस 11d. इतना तो और कोई लिख सकता है. उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखेगा. भैया एडवांस का पेपर चल रहा है, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही ना काम. तो क्या करेंगे फिर आप कहेंगे c और d इसके रूट्स हैं, तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे. तो क्या आएगा माइनस बी बाई ए. तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10a. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे c इंटू डी, तो होता है c बाई ए माइनस 11b. यहाँ तक तो हर कोई लिख लेगा. उसके बाद हम लोग सोचेंगे वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ये वैल्यू निकालनी है. तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू निकालने के लिए हम करें क्या. सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि a प्लस बी तो हमको कुछ गिवन है और c प्लस डी भी कुछ गिवन है. तो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है 10c और c प्लस डी कितना है, वो है 10a. ये गिवन है ना, देख लो गिवन है इसमें. अरे देखो ना, चेक करो, a प्लस बी गिवन है 10c और c प्लस डी कितना गिवन है 10a. भाई जो वैल्यू दिख रहा है वो तो डालेंगे ही ना कम से कम. इसको थोड़ा सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है ये. तो ये कितना है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा क्या आएगा, b
प्लस डी इज इक्वल टू 10c माइनस सी प्लस 10a माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि b प्लस डी क्या आ रहा है, वो हो रहा है 9c प्लस 9a, यानी 9 टाइम्स c प्लस ए। ठीक है, देखो 9c प्लस 9a तो कितना हुआ 9 टाइम्स c प्लस ए। तो बच्चों आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, आपको वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। अब नहीं आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है, नहीं आपको c प्लस डी की वैल्यू पता है ना, लेकिन ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है उसमें किसी एक की भी वैल्यू पता पड़ जाए। मान लीजिए आपको b प्लस डी की वैल्यू पता पड़ जाए या c प्लस ए की वैल्यू पता पड़ जाए, तो आप b प्लस डी निकाल लेंगे अगर c प्लस ए पता हो, या b प्लस डी पता तो आप c प्लस ए पता निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन तो एक बन गई ना। लेकिन किसी की वैल्यू ही नहीं पता है तो आप निकालेंगे कैसे, बात तो ये आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज एलिमिनेट वगैरह करनी पड़ेंगी यहां से और कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि देखो भाई a और b भी इक्वेशन के रूट है, c और d भी इक्वेशन के रूट है। अगर तुम रिलेशन किस में बनाना चाहते हो वो जनरेट करो। तो तुम कहोगे सर हम ऐसा करते हैं b या d या c और a में रिलेशन कोई एक मिल जाए। तो हमने कहा लेट्स से मान लो हम c और a में रिलेशन बनाते हैं। तो तुम कहोगे सर c इस इक्वेशन का रूट है ना, सॉरी इस इक्वेशन का रूट है a और इस इक्वेशन का रूट है c। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन से हम लोग a को सेटिस्फाई करा देते हैं। चलिए सेटिस्फाई कराइए, क्योंकि उस इक्वेशन का रूट है। तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 10ca माइनस 11d इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन है उसमें c को सेटिस्फाई कराइए, तो क्या बनेगा c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0। बन गई भाई, देखो हमने सेटिस्फाई करा दिया, a और c में रिलेशन चाहिए इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशंस बन गई, अब इनको हम आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें कि सब्ट्रैक्ट कर दें। चलो एक बार ऐड करके देखते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, कुछ हो सकता है बने जाए रिलेशन। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 20ca माइनस 11d माइनस 11b इक्वल टू 0। ये बन गया, ठीक है भाई, इतना बन गया माइनस 11d माइनस 11b इक्वल टू 0। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे काम कर लो, यहाँ पे a प्लस सी का टर्म जनरेट करा लो। दिस इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक काम कर दो, यहाँ पे लिख दो प्लस 2ac और यहाँ लिख दो फिर माइनस 2ac। माइनस 2ac माइनस 20ac को दे दो तो ये आ जाएगा माइनस 22ac। ठीक है, माइनस 11 टाइम्स b प्लस डी इक्वल टू 0। बोलो भाई यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, उसके बाद ये देखो क्या बन गया, ये बन गया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स ए सी माइनस 11 टाइम्स b प्लस डी इक्वल टू 0। तो तुम कहोगे सर ये बना ही नहीं रिलेशन, कैसे करेंगे आप? हमने कहा रुको, ये a प्लस सी में बन जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। इधर देखो b प्लस डी और c प्लस ए का रिलेशन दिया है ना ऊपर इक्वेशन 1 में, तो b प्लस डी की वैल्यू आप डाल दो 9 टाइम्स c प्लस ए, ये तो आप पुट कर सकते हो। तो c प्लस ए का एक और टर्म बन जाएगा। और ये ac को फिर से हटा दो, ac कैसे हटेगा, हट सकता है? तुम कहोगे सर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशंस को यूज नहीं किया है। आप क्या करिए, पहली और दूसरी इक्वेशन इनको भी यूज करिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली। देखो कैसे यूज कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी डी इज इक्वल टू 121 BD। ठीक है, तो BD BD कैंसिल हो जाएगा LHS RHS से, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू 121। यहां से देखो हमने AC की वैल्यू निकाल ली। तुम कहोगे सर ऐसा एलिमिनेशन तो आप ही कर सकते हैं, हमको तो नहीं स्ट्राइक करेगा इतनी जल्दी। नहीं नहीं करेगा, आप प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो धीरे धीरे होगी। देखो ऐसा होता है ना, देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप एकदम अपना, तो क्वेश्चन हो गया है। देखो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 22 टाइम्स AC की वैल्यू कितनी है 121। ठीक है, और माइनस 11 टाइम्स b प्लस डी की वैल्यू कितनी है, देखो 9 टाइम्स c प्लस ए। b प्लस डी की वैल्यू कितनी है 9 टाइम्स c प्लस ए। ठीक है,
इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये C प्लस ए में क्वाड्रेटिक बन चुकी है, आप चेक कर लो C प्लस ए में क्वाड्रेटिक है ये। ध्यान दीजिए सभी लोग, ये जो है क्वाड्रेटिक बन गई है किसमें, C प्लस ए में। और अगर C प्लस ए में क्वाड्रेटिक बन गई है तो आपका काम खत्म हो गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करिए, आपके पास C प्लस ए आ जाएगा, और C प्लस ए आ जाएगा तो आपका B प्लस डी आ जाएगा, और B प्लस डी आ जाएगा तो आपका A प्लस बी प्लस C प्लस डी आ जाएगा। ठीक है ना। तो भाई ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी स्मार्ट कैलकुलेशंस कर करके वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर ले जाए। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन A प्लस C। तो आई थिंक आप लोग को स्ट्राइक कर गया होगा। तो ये बन गई A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 9 C प्लस A। ठीक है, और क्या बना, माइनस 22 इंटू 121 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। अगर फैक्टराइज करने में ही प्रॉब्लम आ रही है तो भैया हम कर देते हैं, वो भी कोई बात नहीं, मैं फैक्टराइज भी कर देता हूँ। अब A प्लस सी को T मान लीजिए, ऐसे देखने में बड़ा दिक्कत आ रही है। A प्लस सी को T मान लीजिए तो आपका भी डर खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सर बड़ी अजीबोगरीब टाइप की क्वाड्रेटिक है। अच्छा ये बताओ कि 121 माइनस 22 कितना होता है, 99 होता है ना। 121 माइनस 22 कितना होता है, 99 होता है ना। तो 99 आपको चाहिए भी, तो आप देखो फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। माइनस 121t प्लस 22t, देखो आ गया माइनस 99। बोलो। यस सर। Yes, sir. 22 times t minus 121 is equal to 0। ठीक है, तो A प्लस सी, ए और सी सारी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये गिवन है। तो A प्लस सी का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो A प्लस सी क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है ना। तो A प्लस सी बाई T प्लस 22 और T माइनस 121, ये दो फैक्टर आ रहे हैं। तो T की वैल्यू माइनस 22 हो सकती है और T की वैल्यू 121 हो सकती है। तो आप T जो है आपका A प्लस सी है तो वो 121 लेंगे, क्योंकि A और C पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, मैंने लिखा नहीं है। तो A प्लस सी जो है आपका 121 है। ठीक है, और अगर A प्लस सी आ गया तो आप B प्लस डी निकाल लेंगे। इधर देखिए, आप B प्लस डी निकाल लेंगे। B प्लस डी होगा 9 टाइम्स C प्लस ए, और यानी 9 टाइम्स 121। ठीक है, और बच्चों अब आप आंसर निकाल लीजिए। आपको क्या निकालना है, A Yes, sir, प्लस आ गया बी आंसर। प्लस सी प्लस डी आ गया। तो A प्लस बी आपको पता है, A प्लस बी सॉरी A प्लस सी पता है, वो है 121, और B प्लस डी पता है, वो 9 टाइम्स 121 है। तो ये 10 टाइम्स 121 यानी कि 1210 आंसर है। अब आपको मिला, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एडवांस का।